ऐसा कोई गांव नहीं, शहर नहीं, फैमिली नहीं जहां पर लोग कोविड महामारी से परेशान नहीं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओम शांति। माई कंडोलेंसेस, रेस्ट इन पीस। लिखते लिखते थक गया हूँ। किसी को फ़ोन करने से डर लगता है, सोशल मीडिया खोलने से डर लगता है। अब शब्द नहीं बचे हैं। कुछ महीने पहले तक हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में हेल्थ केयर के सेक्टर में एक लीडर बन के उभरने का सपना देखा था। हमने हेल्थ केयर के सेक्टर में एफडीआई को 100% अलाउ किया था। हमारा लक्ष्य था कि हम हेल्थ केयर के सेक्टर में कम से कम 7 to 8 बिलियन एफडीआई इनफ्लो को हासिल कर पाएंगे एक साल के अंदर अंदर। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री का मार्केट करीब $327 बिलियन का होने जा रहा था 2022 तक। 2021 के बजट में हमने कुछ फीसद बढ़ाए थे पब्लिक एक्सपेंडिचर में हेल्थ के सेक्टर में, जो करीब 1.2% हो रहा था। सरकार ने यह भी वादा किया था कि ये फीसद, ये परसेंटेज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर 2.5% होगा 2025 तक। अनडाउटेडली वी वर इमर्जिंग एज लीडर इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल, in the field of telemedicine, in the field of medical tourism, medical equipments, clinical trials, diagnostics. We were the cheapest service provider in terms of medical services in the world. लेकिन दोस्तों, इस कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, या यूं कह लें कि जो हमारी कमज़ोर हेल्थ केयर सिस्टम थी उसको एक्सपोज कर दिया। एक दिन में 4 लाख कोविड केसेस आ रहे हैं और 4,000 लोग मर रहे हैं हर रोज़। और अभी तक देखा जाए तो 2,40,000 लोग मर चुके हैं कोविड से। अभी भी 37 लाख एक्टिव केसेस हैं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक मई के महीने में इस कोरोना का पीक होना है। एक रिसर्चर ने कहा है कि 8 लाख कोविड के केसेस डेली आएंगे, 8,000 लोग डेली मरेंगे। लैंसेट एक हेल्थ केयर जर्नल है जिसने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि हिंदुस्तान में अगस्त आते आते करीब 10 लाख लोग मर चुके होंगे कोविड से। हालात भयावह है। इस मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या लोग महामारी से मर रहे हैं, या इनका मर्डर हो रहा है, या ये जिनोसाइड है? सवाल किससे पूछें? सवाल पूछना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। What is the problem with India's healthcare system? मेरे नजरिए में 5 हैं। पहला, एक्सेसिबिलिटी का। दूसरा, कॉस्ट का। तीसरा, कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। चौथा, अंडर फंडिंग एंड अंडर फिनेंसिंग का। एंड पांचवा, लैक ऑफ प्रिवेंटिव केयर्स का। लेट अस लुक एट एक्सेसिबिलिटी इशू ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम। हिंदुस्तान के करीब 25% गांव के लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। करीब 32% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए, एक हॉस्पिटल में जाने के लिए, एक हेल्थ केयर सेंटर को जाने के लिए 5-5 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। करीब गांव में 60% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक डॉक्टर है, और 5% ऐसे हेल्थ केयर सेंटर जहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं है। हिंदुस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अमीरों के लिए सुविधाजनक है और गरीबों के लिए, अमीर
हैं तो आपके लिए हेल्थ केयर सिस्टम एक्सेसिबल है, गरीब हैं तो आपका वही हेल्थ केयर सिस्टम आपका दुश्मन है। आपको महामारी से मौतें नहीं होंगी, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, इस वजह से आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों, हाइजीन का इशू है। करीब हिंदुस्तान में 49% लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ साफ करने के लिए साबुन नहीं है। 80% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है। जो कमज़ोर तबके हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उन तबकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको भी हेल्थ केयर सिस्टम उतना एक्सेसिबल नहीं है जितने प्रिविलेज क्लास को है, अर्बन क्लास को है, रिच क्लास को है, एजुकेटेड क्लास को है। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हिंदुस्तान में काफ़ी महंगा है, हाईली कॉस्टली एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं। एक मरीज को, एक पेशेंट को 25,000 से 50,000 तक पैसे पे करने पड़ रहे हैं पर डे, सिर्फ एक ऑर्डिनरी बेड के लिए हॉस्पिटल में। ठीक उसी तरीके से एक मरीज को अगर उसको 10 दिन रहना पड़ता है तो कम से कम एवरेज उसको 5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं एक हॉस्पिटल बेड में, वो भी विदाउट वेंटिलेटर। अगर हॉस्पिटल बेड्स की जरूरत हो वेंटिलेटर के साथ में, इक्विपमेंट्स चाहिए, रूम रेंट है, वो इतनी कॉस्टली है आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज कि एक आम आदमी उसे अवेल नहीं कर पा रहा है। अगर बड़े हॉस्पिटलों की बात करें तो जो मेडिकल बिल्स हैं वो करीब 3 लाख से 16 लाख तक गए हैं एक स्टडी के मुताबिक। जो हॉस्पिटल बेड्स चाहिए, आपको आईसीयू बेड्स चाहिए, उसमें कम से कम 50,000 रुपये एवरेज देना पड़ रहा है आईसीयू बेड के लिए। हॉस्पिटल में एक बेड हो वेंटिलेटर्स के साथ में। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां पर एक आम इंसान की आय, एवरेज इनकम जो है 11,200 रुपये हर महीने हो, वो इंसान हर रोज अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए जो कोविड से जूझ रहे हैं, उनको हर रोज 25,000, 50,000, 1 लाख बेड के लिए देना पड़े। कैसा हिंदुस्तान है हमारा। दूसरा एक इशू है ब्लैक मार्केटिंग का और होर्डिंग का, जमाखोरी का। जो इंजेक्शंस हैं जैसे रेमडेसिविर, जिसकी नॉर्मल कॉस्ट 5,000 करीब होनी चाहिए, उसको लोग 15 से 25,000 में पर डोज, पर इंजेक्शन बेच रहे हैं। लोगों के अंदर इंसानियत खत्म होती जा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो नॉर्मल कीमत होनी चाहिए वो 16 से 22,000, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 50 से 70,000 रुपए लोग ले रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को रेंट दे रहे हैं 1 से 5,000 रुपए में, अगर खरीदना हो तो 40 से 50,000 रुपए देना पड़ रहा है। ऑक्सीमीटर जो 700-800 रुपए में आते थे वो 4,000-5,000 में मिल रहे हैं। एम्बुलेंस के चार्जेस फिनोमिनली इंक्रीज कर दिया गया है जो प्राइवेट सेक्टर में है। इतना महंगा हेल्थ केयर सिस्टम उस देश में जहां पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, रोज मर्रा की जिंदगी में रोज की उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो खुद जी सके, रोज कमाते हैं, रोज जीते हैं। ऐसे देश में इतना महंगा हेल्थ केयर सिस्टम, कौन जिम्मेदार है? किससे सवाल पूछें? सरकार को सवाल पसंद नहीं आते। सरकार को तो सेंट्रल विस्टा बनाना है। सरकार के ऊपर सवाल करना, लोग कहते हैं देश को बदनाम करना है। ये ठीक नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की हेल्थ केयर सिस्टम की, उसकी कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, और उस 140 करोड़ के लिए प्राइवेट सेक्टर में 44,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 12 लाख बेड्स हैं, 60,000 आईसीयूज़ हैं और 30,000 वेंटिलेटर्स हैं। वहीं पर
गवर्नमेंट सेक्टर में 26,000 हॉस्पिटल्स हैं, 7,20,000 बेड्स हैं, 36,000 आईसीयूज हैं, 18,000 वेंटिलेटर्स हैं। दोस्तों, हमारे देश में 10,000 लोगों पर सिर्फ और सिर्फ 9 लोगों को बेड मिल सकता है। 8 फिजिशियन हैं 10,000 लोगों पर। इंडियन हेल्थ केयर सेंटर एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है कि जो पीएम केयर फंड था उसका क्या हुआ। सवाल यह भी उठता है कि जो विदेशों से मदद आ रही है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, वो लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच रही हैं। चौथी समस्या जो हेल्थ केयर की लगती है हिंदुस्तान में, वो अंडर फंडिंग और अंडर फिनांसिंग के लिए लगती है। Only 1.2% of India's GDP are allocated for healthcare expenditure. 1.2%. So meager. वहीं दूसरे कंट्रीज हैं, ब्राज़ील को देखें, वो अपनी जीडीपी के 4% हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं। चाइना जैसा मुल्क अपनी जीडीपी का 3% वो हेल्थ केयर पे खर्च करता है। वहीं अमेरिका अपनी जीडीपी का 8.6% वो हेल्थ केयर सेक्टर्स पे खर्च करता है। तो उनके यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत क्यों नहीं होगा। भारत का जनतंत्र एक जुगाड़ तंत्र बनता जा रहा है। जिन लोगों को भी ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर्स मिले, हॉस्पिटल बेड्स मिले, आईसीयू बेड्स मिले, इंजेक्शंस मिला, ड्रग्स मिला, उसमें ज़्यादातर लोगों ने अपने पर्सनल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके, जुगाड़ के का इस्तेमाल करके हासिल किया है। कोरोना महामारी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर ये सोचने को मजबूर हैं कि क्या हमारे देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए या नहीं। मेरी नज़र में हमारे देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। हमारे देश में राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत है ताकि तमाम एम्बिग्यूटीज़ ख़त्म की जा सकें, ताकि गरीब, अमीर, पिछड़े, गांव, शहर के लोगों को बराबर की बुनियादी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा सके। तीसरा मेरा सुझाव है कि डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल करके राज्य सरकारें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नेशनलाइज कर दें, उसी तर्ज पर जिस तरह से स्पेन और आयरलैंड ने अपने यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नेशनलाइज किया है। अगर नेशनलाइज नहीं कर सकते तो कंप्लीट टेक ओवर की ज़रूरत है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विथ रिक्वायर्ड कंपनसेशन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। हमें उनकी बुनियादी जो एसेट्स हैं, द बेसिक हेल्थ केयर एसेट्स शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड टास्क फोर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके तहत हम बढ़ती हुई ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, हाई प्राइसेस को रेगुलेट कर सकें ताकि सबको बेसिक मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ मिल सके।